Stay connected and stay hot with Voice It VIT Chennai. Feel the rhythm. तुम सुनो सबको सुनाओ वॉइस इट वीआईटी रिदम तो फील करो मेरे भाई வாய்ஸ் இட் விஐடி சென்னை கூட சேர்ந்து சிரிங்க சிந்திங்க கவலைகளை மறந்து ரிதம்மா ஃபீல் பண்ணுங்க వింటూనే ఉండండి వినిపించే వినోదం వాయిస్ ఇట్ ఫ్రమ్ విఐటి చెన్నై ఫీల్ ద రిథమ్. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വോയിസ് ഇറ്റ് വിഐടി ചെന്നൈ ഫീൽ ദ റിഥം. കാതോർക്കൂ മനസ്സ് നിറയ്ക്കൂ. सो व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है ज्ञान और आविष्कार के इंटरेक्टिव चैनल में, जिसमें हम बहुत सारी ज्ञान आविष्कार इनोवेशंस के बारे में आने वाले टाइम में जो होने वाला है और जो बीत चुका है, इंटरेक्टिव गैजेट्स, बहुत सारे फन अनलिमिटेड वाली बातें करेंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हम सबको आने वाले टाइम की बातें जानने को भी मिलेगा और साथ ही साथ एक फन लर्निंग होगी. तो मैं आप सबका दोस्त, आप सबका अपना आरजे पीयूष, आप सबके लिए ये बहुत अच्छा बेहतरीन शो लेकर आया हूँ. और बहुत सारे हर थर्सडे 6 बजे से 7 बजे हम नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. तो फिर वेट मत करना, सीधे आना, तैयार हो जाना और इस शो को देख के अपने घर में और अपनी फैमिली के साथ खूब सारे इंटरेक्टिव गैजेट्स के ऊपर बातें करना और पापा और मम्मी से डिमांड भी करना कि कोई गैजेट अगर अच्छा लगे तो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए खरीद ले, क्योंकि ये गैजेट्स आपकी लाइफ अगर आसान कर दे तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. तो लाइफ में अब फन और मस्ती और लर्निंग को एक नया लेवल पे पहुंचाने के लिए शो वॉइस इट की तरफ से ज्ञान और आविष्कार शुरू हो चुका है. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. इस शो को चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज शुरू करते हैं. सो डेटा ब्रीच क्या होता है? अ डेटा ब्रीच इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ सिक्योर प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एन अनरियलिस्टिक एनवायरनमेंट. मैंने जो बोला तुम्हें समझ नहीं आया ना? मुझे भी समझ नहीं आया, मेरे को लगा मैं रैप गॉड बन गया हूँ. खैर, जो मैं बताना चाहता हूँ डेटा ब्रीच क्या होता है, असलियत में उस भाषा में बात करते हैं जो भाषा हम सबको समझ आए. डेटा ब्रीच क्या होता है कि एक्चुअली हम जब डेटा को अनऑथराइज तरीके से छीनने की कोशिश करें और किसी और की प्राइवेट फाइल या प्राइवेट लाइफ जो उसने ऑनलाइन सेव की है उसको एसेस करके उसको ब्लैकमेल या अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहे, वो डेटा ब्रीचिंग कहलाता है. ये 3 तरीकों से होती है, 3 मेथड होते हैं डेटा ब्रीच के: स्टीलिंग, स्किमिंग, साइबर हैकिंग. स्टीलिंग में क्या होता है? एक्चुअली स्टीलिंग तो वही हो गया कि आप फिजिकली किसी की डेटा को स्टील कर रहे हो. फिजिकली कैसे स्टील करते हो? फॉर एग्जांपल उसकी पेन ड्राइव में उसका डेटा है तो आपने चुरा लिया, हार्ड डिस्क में है, फ्लॉपी में है, सीडी ड्राइव में है, उसका फिजिकली आपने डेटा चोरी कर लिया, तो स्टीलिंग हो गया. स्किमिंग, स्किमिंग क्या होता है? आपने कभी क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड देखे होंगे, और नहीं देखे तो अभी आपके पर्स में, आपके शायद जेब में आसपास कहीं पड़ा हो, तो उसे एक बार देखो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दिख रही होगी या फिर मैग्नेट्स में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कोड. वो जो है वो स्किमिंग की टेक्निक होती है कि कोई भी आपको वो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को कॉपी कर लेता है और उसके बाद अनऑथराइज तरीके से आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपकी जो फाइल्स होती है उन सब चीज़ों को यूज़ करता है सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक से. सोशल इंजीनियरिंग मतलब हैकिंग और प्रोग्रामिंग कर लेता है उसी तरीके से कि वो जो डिवाइस जो आपको ऑथराइज देता होता है, ऑथेंटिसिटी देता होता है कि ये जेन्युइन यूज़र है, वो चीज़ आपकी खो जाती है और वो बंदा ईजिली आपकी चीज़ों को एसेस करके यूज़ कर पाता है. तो ये बेसिकली ओवरऑल आइडिया है डेटा ब्रीच का कि डेटा ब्रीच होता क्या है. एक छोटे से सिंपल से टर्म्स में मैंने बता दिया. अब ये चीज़ करता कौन है दोस्तों? ये चीज़ करता कौन है? ये एक बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं या फिर ये कंपटीटर्स कराते हैं किसी कंपनी में. जैसे 2 कंपनियों के बीच कंपटीशन चल रहा है तो वो आपस में compete कराते कि इसका कोड निकाल दो, ये क्या नई रिसर्च कर रहे हैं, कि ये क्या नए सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं. तो वो डेटा ब्रीचिंग वहाँ पे करते हैं जिससे कि वो अंदर से सारा डेटा निकाल सके. दूसरा, ये काम करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं हैकर्स. अब हैकर्स कौन कौन से होते हैं, जो क्या क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि ये ज़रा इंपॉर्टेंट है जानना. सबसे पहले टाइप के हैकर होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स. ये व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये कभी भी हैकिंग का काम जो करते होते हैं ये सारा ऑथराइज करते होते हैं. मतलब ये किसी लीगल डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहे होते हैं और लीगल काम करते हैं, कुछ भी इलीगल काम नहीं करते. ये किसी और की वेबसाइट को हैक नहीं करते, बल्कि जो खुद की वेबसाइट होती है उसी के अंदर बग फाइंड करके उसको और सिक्योर बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनके पास अपने खुद के व्हाइट हैट हैकर्स हैं जो फेसबुक या गूगल में बग फाइंड करके इन्हें और सिक्योर बनाने की कोशिश करता है. अब इसके बाद आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स. ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, जिन लोगों को हम लोग पैसे देते हैं या फिर ये लोग खरीदते हैं इलीगली और इनको यूज़ करते हैं फॉर
ऑथराइजिंग द डेटा, आपके डेटा में घुसने के लिए और उसके अंदर से सारी फाइल्स निकालने के लिए। तो ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। अब ग्रे हैट हैकर्स कौन होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स तीसरे टाइप के हैकर हैं जो कि सिर्फ मस्ती, मजाक, फन, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बैटमैन की डार्क नाइट तो देखी होगी। बैटमैन के डार्क नाइट में देखा था जोकर का कैसा कैरेक्टर होता है कि वो सिर्फ मस्ती मजाक करता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जो पैसे मिलते हैं वो पैसे जला दे, मतलब एक चिल आउट टाइप का, उसे बस अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट और मजा चाहिए होता है। तो उसी तरह के ग्रे हैट हैकर होते हैं। ये किसी पर्पस से नहीं करते, सिर्फ फन के लिए, परेशान करने के लिए, मजे करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। बाकी और भी बहुत सारे तरह के हैकर होते हैं, रेड हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, एलाइट हैकर, स्क्रिप्ट किडी, स्नेप्स, हैक एक्टिविस्ट, जिनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले हैकर जो होते हैं ये बेसिक हैकर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने का काम करते हैं। एक तरह से यूँ समझ लो गैंग होते हैं, तो इनके ऊपर इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने बात की अभी तक कि डेटा ब्रीच होता क्या है और कौन कौन से पीपल डेटा ब्रीचिंग करते हैं और हैकिंग कैसे कैसे होती है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि यार ये हैकिंग तो चलो हो जाती है, लेकिन ये हैकिंग करके इन्हें फ़ायदा क्या होता है, ये हैकिंग करते क्या है। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक इंसिडेंट को ले लेते, छोटा सा इंसिडेंट। आप लोग एडोब की कंपनी को तो जानते होंगे, ऑफकोर्स जानते होंगे आप उसका एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, है ना, एडोब वीडियो मेकर, आपने बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज़ एप्लीकेशन एडोब की होंगी। तो जो एडोब था इसको अक्टूबर 2013 में 153 मिलियन यूज़र रिकॉर्ड्स जो थे इसके हैक हो गए थे। ये सारा डेटा जो था ब्रीच कर लिया गया था और ये सारा डेटा हैक कर लिया था। अब आप सोचोगे कि चलो इससे नुकसान एडोब को हुआ, नहीं, एडोब को तो नुकसान हुआ ही, प्लस हमें भी नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि हम जब एडोब या किसी सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो हम उसके अंदर अपना ईमेल और क्रेडिट डिटेल्स डालते हैं। वो डिटेल को अगर कोई ब्रीच कर ले तो सोचो उसके पास आपका CVV नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद वो आपको किस लेवल का परेशान कर सकता है, कभी खुद से सोचो। वो आपका सारा पैसा निकाल सकता है आपके अकाउंट से, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी को बेच सकता है, कुछ भी, मतलब अनऑथराइज तरीके से वो कर सकता है। तो एक तरह से ये चीज़ बहुत नुकसानदायक हो गई थी 2013 में अक्टूबर में एडोब में। इसी के साथ जो था दूसरा इंसिडेंट हुआ था, जो दूसरा इंसिडेंट था वो आपके लिए बहुत ही फेमस कंपनी है, आपने शायद उसका बारे में सुना भी होगा और आप उसी में अपनी आईडी आपने बना भी रखी होगी, लिंक्डइन। लिंक्डइन में 2012 में 165 मिलियन यूज़र अकाउंट्स जो थे वो अगेन जो थे चोरी कर लिए गए थे और उस अकाउंट के अंदर सारी फाइल, सारा डेटा, सारे पासवर्ड्स, सारी सिक्योरिटी ब्रीच करके उसके अंदर सारे आपके जितने भी पर्सनल फाइल्स थे वो सब निकाल ली गई थी। सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक से ये अटैक किया गया था और ये सारे ब्लैक हैट हैकर्स थे। इन सारे हैकर्स ने ये सारी चीज़ें लीक कर दी थी रशियन फोरम की वेबसाइट पे, जिससे कि आपका सारा डेटा, समझ रहे हो कितना ज़्यादा आपको मतलब लॉस हो गया होगा जिन जिन लोगों ने उस समय आईडी बनाई होगी। और ये सारा डेटा रशियन फोरम में लीक हो गया था और सारे लोगों के सामने, मतलब दूसरों की ईमेल आईडी, पासवर्ड्स और सारी डिटेल्स प्रेजेंट थी। जितने भी लोग इस चीज़ के विक्टिम बने होंगे उन्हें कितना ज़्यादा बड़े लेवल पे लॉस हुआ था आप समझ नहीं सकते। और इसके बाद दोबारा से ये चीज़ हुई थी 2016 में लिंक्डइन के साथ, और इस पर 6.5 मिलियन अनएसोसिएटेड पासवर्ड्स जो थे वो स्टोल हो गए थे, इन अटैकर्स ने कर लिया था। और अगेन उसी रशियन फोरम वेबसाइट में ये सारी चीज़ें डाल दी गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा लेवल पे नुकसान हुआ था और लिंक्डइन की सिक्योरिटी को उन्हें टाइट बहुत ज़्यादा करने पे काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से लिंक्डइन जो था काफ़ी हद तक ख़त्म होने की तगात पे आ चुका था। तो दोस्तों, ये थे कुछ दो इंसिडेंट जिनसे हमें डेटा ब्रीच मतलब कितना खतरनाक है आप समझ सकते हो, जिससे हमें पता चला कि डेटा ब्रीच सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब भाई डेटा ब्रीच जो होता है ये चीज़ कैसे होती है, हिस्ट्री क्या है डेटा ब्रीच की, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो हिस्ट्री डेटा ब्रीच की जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा डेटा ब्रीच होता कैसे है, करता कौन है, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन डेटा ब्रीच करने का एक पर्पस होता है। हर चीज़ जो होती है वो किसी वजह से होती है और उसका एवोल्यूशन, उसका इन्वेंशन होता कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कल होगा उससे पहले उसका पास्ट जानना तो ज़रूरी है ना, तभी तो आप उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकते हो। तो हिस्ट्री ऑफ डेटा ब्रीच क्या थी? डेटा ब्रीच पहले बहुत कम हुआ करता था क्योंकि पहले एक तरह से ये चीज़ थी नहीं, बट बाद में जब 1980s का समय था तब डेटा ब्रीच की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ने लगी।
ये सारे वो हैकर्स और वो सोशल एक्टिविस्ट थे जिन लोगों को बड़े बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनी की तरफ से असिस्टेंस नहीं मिलता था, सपोर्ट नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि यार तुम लोग ना बड़ी मेहनत से एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, तुम बड़े मेहनत से एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो और बहुत अच्छे से उसको बनाने के बाद उस आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, बट फिलहाल में तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उसे प्रेजेंट करो। तो तुम कोई अच्छे एसोसिएशन के पास जाते हो और उससे जुड़ने की कोशिश करते हो कि वो तुम्हारे को सपोर्ट करके अपने साथ रखे और तुम्हारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ावा दे, जिससे तुम्हें भी थोड़ा नाम मिले और वो लोग भी उस चीज़ को अच्छे से पब्लिसाइज करें तो लोगों तक पहुँचे। पर ऐसा क्या था कि 1980s में जो बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे वो इन लोगों के आइडियाज़ को सुनते थे और इनको कह देते थे तुम्हारे आइडियाज़ बहुत बकवास है और इनको वापस भेज देते थे। और बाद में इन्हीं लोगों के आइडियाज़ को कॉपी करके वो लोग अपना खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते थे और बिल्कुल प्रॉफिट जिससे शेयर ना करना पड़े वो इनके ऊपर वर्कआउट करने लग गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी हद तक लॉस होगा। और आपको भी तो बुरा लगेगा अगर आप कोई अच्छे से आइडिया पे वर्क करो और कोई और उसको चोरी करके अपने ऊपर क्रेडिट ले ले, तो आप समझ सकते हो किस हद तक आप लोगों को परेशानी होगी, किस हद तक आप लोग अपने आप को परेशान करोगे। तो ये ओवरऑल जो था आइडिया है, हिस्ट्री है डेटा ब्रीच की, जिसकी वजह से डेटा ब्रीचिंग निकलने लगा। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाटा ब्रीचिंग। अब डेटा ब्रीच जो होता है वो तो आप अच्छे से समझ गए कि डेटा ब्रीच होता कैसे है, इंसिडेंट्स, हिस्ट्री तो मैंने अब तक आपको सब बता दी, लेकिन अब मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छी कंपनी के मालिक हो, कोई भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, एक्टिविजन, सोनी, प्ले स्टेशन, इनके कंपनी के मालिक हो और आप बहुत अच्छी गेम को डेवलप करते हो और गेम को डेवलप करने के बाद वो गेम जब आप रिलीज़ करते हो तो वो गेम जो होती है वो कोई और कंपनी क्रैक कर देती है। क्रैक जैसे फ्लैमिंगोज, फिटगर्ल, कोडेक्स, ये सारी कंपनीज होती हैं जो क्रैकिंग का काम करती होती है गेम को, और गेम क्रैक करके इलीगली तरीके से आपको टॉरेंट्स पे और अलग अलग वेबसाइट पे इनके लिंक शेयर कर देती है और आप लोग इन सारे क्रैक को फ्री में डाउनलोड करके गेम को प्ले कर पाते हो। जो गेम असलियत पे पेड होती है, लोग खरीदते हैं उन गेम को, ये क्रैक वर्जन में बेच देते हैं। तो आपकी कंपनी को सोचो कितना बड़े लेवल पे लॉस होगा अगर एक गेम 100 रुपये की आपकी बिकती है। तो उसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 गेम्स बनाएं तो 100 यूजर्स खरीदेंगे, पर अगर उनमें से आपने 100 गेम बनाई और सिर्फ 50 यूजर्स खरीदे और बाकी 50 कोई खरीदे ही नहीं, वो सिर्फ क्रैक्ड वर्जन यूज कर ले, तो आपको कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आपने कभी ये सोचा है? तो हम जो ये क्रैक्ड वर्जन वाला काम करते हैं, हम मतलब उन कंपनीज को एक तरह से लॉस भी देते हैं, क्योंकि क्रैक वर्जन अगर बिकेगा तो कौन खरीदना पसंद करेगा। बहुत सारे लोग क्रैक की तरफ ही जाते हैं। मूवीज़ जो होती हैं वो लोग थिएटर्स की जगह क्रैक मूवीज़ देख लेते हैं। क्रैक मूवी इन सेंस इलीगल साइट्स पे बहुत सारी मूवीज़ जो होती हैं लीक हो जाती हैं, उनके डेटा ब्रीचिंग करने के बाद वो सारी मूवीज़ आप लोग एक्सेस कर पाते हैं और आप लोगों के लिए अवेलेबल कर देते हैं वेबसाइट पे, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो बहुत सारे पर्सनल डेटाबेस हो, आपके जो व्हाट्सएप के, जीमेल अकाउंट्स होते हैं, इन सब के पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको बस गूगल में क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। क्रॉलिंग कैसे करते हैं आपको यूट्यूब पे उसके लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गूगल क्रॉल करने पे आपको क्रेडिट कार्ड से लेके जीमेल अकाउंट से लेके सारी डिटेल मिल जाएंगी। इनफैक्ट आपको नेटफ्लिक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के भी आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे क्रॉलिंग करने पे, और आप वो सारे अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो जब तक आप चाहो इस तरीके से। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इन बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की विंडोज़ आप देखते हो कि एक ओरिजिनल विंडोज़ होती है और कुछ लोग पायरेटेड विंडोज़ भी खरीद लेते हैं। तो जो ओरिजिनल विंडो खरीदते हैं उन्हें 6-7 हज़ार की पड़ जाती है, लेकिन जो पायरेटेड विंडोज़ खरीदते हैं उन्हें सिर्फ 500-400 रुपये में मिल जाती है विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट सोच रहे हो कितने ज़्यादा लेवल पे लॉस पे है, और देख रहे हो अगर लॉस हो भी रहा है फिर भी माइक्रोसॉफ्ट इतने ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को हल्का सा भी पायरेसी का लॉस नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब आज आसमान की बुलंदियां छू रहा होता। तो जो ये कंपनीज होती हैं इनके सारे पेड सॉफ्टवेयर्स को क्रैक कर देते हैं। इसी तरह एडोब के आपको फोटोशॉप ले लो, एडोब रीडर ले लो, इन सबके क्रैक्ड वर्जन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। चाहे एंटीवायरस हो, एंटीवायरस के कंपनी के क्रैक्ड वर्जन सबके मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डेटा ब्रीचिंग है, और ये सब कॉन्सिक्वेंसेस क्या करते हैं, कंपनी को अल्टीमेट लॉस देते हैं। कंपनी आपके लिए अगर कुछ और अच्छी गेम डेवलप करना चाहे और अच्छे सॉफ्टवेयर में फीचर लाना चाहे तो वो फीचर्स लाने में टाइम लगा देती है, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। जितना वो पैसा कमाएंगे उतना पैसा ही तो वो लगा सकते हैं। अगर वो उतना पैसा लगा ही नहीं पाएंगे
तो उस लेवल का सॉफ्टवेयर आपको कैसे दे देंगे जिस लेवल का वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को प्लान करने के बाद उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, और उतना जब वो कमा ही नहीं पाएंगे तो उतना वो लगा ही नहीं पाएंगे, और जब लगा ही नहीं पाएंगे तो आपको और अच्छा बेटर सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे फीचर्स वाले गेम्स कैसे मिलेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसके प्रिवेंशंस के ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें तो इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसके लिए प्रिवेंशंस क्या लें कि ये जो डेटा ब्रीचिंग है ये ख़त्म हो जाए एक तरह से और काफ़ी हद तक प्रिवेंशंस आ जाए। दोस्तों देखो, हर चीज़ को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर चीज़ प्रिवेंट हो सकती है, लेकिन किस हद तक वो तरीके काम आते हैं वो ज़रूरी है। तो प्रिवेंट करने के तरीके क्या है कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर दो। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर दो। दूसरा, माइंडसेट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग सिर्फ मुफ्त की चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हमें क्रैक्ड वर्जन में गेम मिल रहा होगा तो हम खरीदना नहीं चाहेंगे, अगर हमें पायरेटेड मूवी मिल रही होगी तो हम खरीदना नहीं चाहेंगे। कौन चाहेगा हम टिकट खरीदें? अगर नेटफ्लिक्स की सारी वेब सीरीज फ्री में मिलने लग जाएंगी तो हम नेटफ्लिक्स क्यों देखेंगे, क्यों खरीदेंगे उसका अकाउंट? तो अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हम उन लोगों को क्रेडिट नहीं देंगे जो लोग डिजर्व करते हैं, और जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान डिजर्व करता है, उसे क्रेडिट देना जरूरी है। जो सबसे पहले इस माइंडसेट को बदलना है कि हमें फ्री की चीज़ों में, फ्री क्रैक्ड वर्जन की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि क्रैक्ड गेम्स जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारे तरीके के वायरस भी मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से वो ख़राब भी होती है, आपकी पीसी को ख़राब कर देगी, बाद में आपको खुद नहीं पता। तो जो क्रैक्ड गेम्स होती है अगर वो उस तरह से बना दे 100% जैसे कि रियल गेम होती है, तो कंपनी उन पे क्लेम कर देगी और उनकी वेबसाइट्स, उनके जो क्रैक्ड वर्जन जो सब बंद होने लग जाएंगे, उनके ऊपर केस हो जाएगा, तो वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो वो एग्जैक्ट वैसा बना नहीं पाते, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा बनाएंगे तो वो केस पे फंस जाएंगे, तो इसलिए एग्जैक्ट वो चीज़ें बन नहीं सकती। तो आप प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी पे फोकस कर सकते हो, और दूसरा माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि हमें चीज़ों को खरीदना है, हम किसी की चीज़ यूज़ करते हैं तो उसे क्रेडिट दें, उसे उसके हिसाब से पेमेंट दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है एक हेल्दी माइंडसेट है और इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। अब कल को आप भी कोई कंपनी में बिजनेस करते हो, कुछ अच्छा आइडिया लेके चलते हो, तो डेटा ब्रीच आपका भी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम सब इंजीनियर्स बनेंगे, और इंजीनियर ना भी बनाओ, मार्केटिंग में चले जाओ, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आज की डेट पे सॉफ्टवेयर्स का काम ही ना हो। चाहे वेदर आप फिल्म मेकिंग में चले जाओ, मॉडलिंग में चले जाओ, वहाँ पे फोटोशॉप्स होते हैं, फोटोशूट होते हैं, अलग अलग एडिटिंग होती है, 100 चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ पे भी डेटा ब्रीचिंग हो गई। जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होंगी वहाँ तो डेटा ब्रीच होगा ही होगा। तो अगर हम आज से अपनी मेंटालिटी को इस चीज़ को लेके चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आइडिया डेटा ब्रीचिंग को लेके। दोस्तों अब टाइम है कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने का, कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। सो फैक्ट नंबर 1, हैकिंग अटैक जो होता है वो एवरी 37 सेकेंड में कहीं ना कहीं होता ही होता है। चाहे वो किसी वेबसाइट पे ले लो, या गूगल पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, लिंक्डइन में ले लो, किसी भी कंपनी पे पर एक हैकिंग अटैक एवरी 37 सेकेंड्स पे होता ही होता है। आप लोगों को फैक्ट नंबर 2 बताता हूँ। फैक्ट नंबर 2 ये है कि आने वाले टाइम में $6 ट्रिलियन 2021 में ग्लोबली यूज होने वाले फॉर द पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मतलब समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा, मतलब किस लेवल तक का खर्चा करना पड़ रहा है साइबर सिक्योरिटी पे, कि कितना ज़्यादा रिस्क है। अगला फैक्ट है 95% साइबर सिक्योरिटी के जो ब्रीचेस होते हैं वो हम ह्यूमन वेरिफिकेशन की वजह से ही हो जाते हैं। हम ह्यूमन जो होते हैं, हम कोडिंग में या कहीं पे कोई बग या एरर छोड़ देते हैं, जो हम अभी आजकल फिलहाल जावा और C++ हम सीखते हैं, हम बोलते हैं ना अरे कुछ नहीं, जुगाड़ से चल गया, कुछ नहीं, ये कोड रन हो गया तो चलो मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो जो जहाँ पे जुगाड़ लग जाता है वहीं पे ये हैकिंग हो जाती है, और बस उन्हें एक कॉमन और वीक लिंक चाहिए होता है कि यार कहाँ पे वीकनेस मिले और कैसे इसके अंदर ब्रीचिंग करके हैक करें। अगला फैक्ट ये है कि आने वाले टाइम में 75% IoT डिवाइसेस, फैक्ट नंबर 4 है ये, IoT डिवाइसेस जो होंगे वो यूज होने लग जाएंगे 2025 तक, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो IoT वाले जो बच्चे जो IoT पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में करियर अपॉर्चुनिटी है। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों को पता नहीं होगा, मोर देन 77% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानती ही नहीं है, और जब उनको हैकिंग होती है या फिर उनका डेटा ब्रीच होता है तो उन्हें कुछ समय तक तो पता ही नहीं चलता कि उनका डेटा ब्रीच भी हो चुका है, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। अगला फैक्ट नंबर 6, फैक्ट नंबर 6 में ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं उन कंपनीज को जब
डेटा ब्रीचिंग से लॉस होता है तो आने वाले 3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर चुकी होती है और वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस कंपनी को नुकसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, शेयर प्राइसेस जो होते हैं वो 7.27% तक गिर जाते हैं एवरेज ऑन ब्रीचिंग के दौरान। इतना ज़्यादा प्राइस आप समझ सकते हो, मतलब किसी भी सोशल मार्केट को ले लो या शेयर प्राइसेस वाले मार्केट को ले लो या कोई से भी जो मार्केट होते हैं वो सारे इतना ज़्यादा पेमेंट की वजह से लॉस में चले जाते हैं। अगला जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद आप लोगों को ये वाला फैक्ट पता नहीं होगा, तो ये फैक्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स जो हैं वो अभी तक खाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ तैयारी करते नहीं और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा नहीं रहे। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो सबसे अच्छी फील्ड है और अभी के लिए अगर आप यूज़ करना चाहो तो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हो। फैक्ट नंबर 9, साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है उसकी कोविड-19 के पीरियड में, क्योंकि यही एक टाइम है जिस समय सबसे ज़्यादा डेटा ब्रीचिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा हैकर्स हैकिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पे बहुत सारे यूट्यूब ले लो, गूगल ले लो, वो लोग अपने फोरम में, अपने फॉर्म्स में, हर जगह पे ये सब लिख के बताते भी आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें उनकी कोविड-19 की वजह से स्लो वर्क कर रही है। तो उन लोगों के लिए इस असली इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय पे जो डेटा ब्रीचिंग वाले लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्रीच कर रहे हैं। तो यूडमी और इन सारी जगहों पे जाके आप अच्छे से कोई कोर्स करके इन कंपनीज के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में और कुछ जानना होगा कि अप्लाई कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। और मैंने इसके ऊपर वर्क भी किया तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में और भी चीज़ें बता सकता हूँ। फैक्ट नंबर 10, जो लास्ट फैक्ट है, वो ऐसा फैक्ट है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर आप किसी का कंप्यूटर उसके बिना परमिशन के छेड़ देते हो, या फिर यूँ ले लो कि आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स आपका मोबाइल फ़ोन आपके बिना परमिशन के छेड़ देते हैं, तो उन्हें भी 7 साल की जेल है। और ये इंडियन लॉ में लिखा है, चाहो तो आप देखना, खुद सर्च करके आज गूगल में देखो, इंडियन लॉ में साफ लिखा है कि अगर बिना किसी परमिशन के कोई आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को छेड़ता है और उसके अंदर यूज़ करने की कोशिश करता है और आप उस पर केस कर दो तो उससे 7 साल मिनिमम जेल होगी ही होगी। तो आप समझ सकते हो कि आप कितने सारे संगीन जुर्म करते आए हो और आज तक आपको कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। बहुत जल्दी आऊँगा आप सबका दोस्त आरजे पीयूष एक नया शो लेके ज्ञान और आविष्कार में। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा और बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी और मैंने भी आपके थ्रू सीखी होंगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, फिर से मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, शुभ रात्रि।